आप हैं विविध। श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपको मिलवाएंगे फिल्म अभिनेत्री यामिनी दास से। इनसे बातचीत की है राजुल अशोक ने। श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से, या बल्कि यूं कहें कि एकमात्र फिल्म से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। वो फिल्म थी सुई धागा, और उसमें जो मौजी की अम्मा थी उनको लोग हॉल से निकलने के बावजूद भूल नहीं पाए, बल्कि कई बार तो लोग ये भी पूछने लगे कि कौन है ये, क्या इन्होंने पहले भी कोई फिल्म की है। यही सवाल मैंने उनसे भी पूछा और आपके सामने एक बार फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने है यामिनी दास जी। यामिनी दास जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि मैंने कहा, अभी सुनने वालों से कहा कि आपकी एक पहली फिल्म के साथ, मतलब आपका नाम और आपकी पहचान लोगों के दिलों तक पहुंच गई। उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, वो कैसे मिली? क्या आपका पहले अभिनय से कुछ ताल्लुक रहा है? जी नहीं, मेरा अभिनय से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रहा है पर्सनली, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर के पन्नालाल ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे दिल्ली में। वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। और मेरी मदर बाद में दूरदर्शन पे प्रोड्यूसर थी उनके जाने के बाद। और मेरा भाई, मेरे फैमिली के सब लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। सिर्फ मेरा बेटा जो है वो एक्टिंग में चला गया, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भी जाऊंगी। मुझे बस फिल्में देखने का बहुत शौक़ है बचपन से, फिल्मी मैगज़ीन पढ़ने का। और फिर जब नमित मेरा बेटा थिएटर से जुड़ गया तो मुझे थिएटर का भी शौक़ हो गया, पर देखने का। और इसी तरह से कुछ ऐसे उसके दोस्त आते हैं घर पे, तो किसी ने बोला आंटी चलो, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं आपस में, तो किसी ने बोला कि आंटी एक प्रैंक शो हो रहा है सोनी टेलीविज़न पे, चैंपियन चालबाज, तो आप उसमें हिस्सा लीजिए। तो मैंने उसमें हिस्सा ले लिया, जस्ट ये सोच के कि मस्ती करेंगे वहाँ पे, और बहुत मस्ती की भी। लेकिन वहाँ मैं फर्स्ट रनर अप तक पहुँची। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये मेरे करियर की कोई स्टार्ट है। वो लगा एक चीज़, मस्ती करने आए हैं, चले जाएंगे। बट वो कुछ लोगों को याद रह गया। तो उन नमित के ही दोस्त ने मुझे बताया कि भाई आप एक जगह, एक दूसरी फिल्म का ऑडिशन के लिए मैं गई थी, तो उन बोला था कि वो चाची के रोल के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप ज़रा अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेज दीजिए। फ़ोटोग्राफ्स भेजी, ऑडिशन के लिए फ़ोन आ गया। तो वो ऑडिशन भी मैंने इसलिए दिया कि एक और चीज़ ऐड हो जाएगी कल को अपने पोते पोतियों को बताने के लिए कि दादी ने भी ऑडिशन दिया था। लेकिन वो ऑडिशन अच्छा निकल गया, उस फिल्म के लिए मैं पास हो गई। और 15 दिन के अंदर अंदर मुझे सुई धागा के लिए ऑडिशन का फ़ोन आ गया। तो सुई धागा का ऑडिशन भी मैंने यही सोच के दिया था, चलो देखते हैं, मज़ा आएगा, एक ऑडिशन कैसा होता है उसको और देख लेंगे हम। तो वहाँ जाके देखा, मुझे नहीं पता था कि मेरा इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये एक तरह से 54 की एज में मेरा एक करियर स्टार्ट हो जाएगा, जो मेरा कभी था नहीं। और कमाल का करियर हो जाएगा, बस ऊपर वाले की मेहरबानी रही। अच्छा, अब यहाँ पर सुनने वालों को ये भी तो बताना ज़रूरी है कि यामिनी दास जी जो अपने एक समृद्ध विरासत लेकर चली हैं संगीत की, तो उन्होंने जीवन साथी के रूप में भी एक ऐसी हस्ती को चुना जो कि संगीत की दुनिया का एक जाना माना नाम है, चंदन दास जी। जी, चंदन दास जी की पत्नी यामिनी दास जी, इस पहचान से अलग आपकी एक पहचान बनी फिल्म सुई धागा के साथ। जी। अच्छा, ये जो शुरुआत हुई थी, इसके बाद मतलब अब आपका क्या ख्याल है कि अभिनय की दुनिया में कुछ और आगे बढ़ा जाए? मैंने एक्चुअली, क्योंकि मैंने कुछ प्लान कभी नहीं किया अपने लिए, मेरी सारी प्लानिंग्स चंदन जी के लिए और नमित के लिए रही हैं। अगर कहा जाए कि प्रेयर्स भी मैंने उन दोनों के लिए ही की हैं हमेशा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कभी काम करूँगी। तो इसलिए सुई धागा के बाद भी जब पूरा शूट हो गया तो मुझे लगा चलो एक एक्सपीरियंस करके अब घर वापस आ गए हैं, बैक टू पवेलियन। तो अब आगे का मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि ये मेरा करियर हो गया है। बट कुछ दिन के बाद ही मुझे सीमा पाहवा जी का मैसेज आया। उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मेरी बहू श्रुति व्यास उनके साथ थिएटर में काम कर रही थी, नसीर सर के प्ले में, और उनकी बेटी ने सुई धागा में मेरे साथ काम किया था। तो और मनोज जी ने, वो जो पहली फिल्म के लिए मैंने ऑडिशन किया था जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, उसमें मनोज जी मेरे ऑपोजिट थे। तो सीमा जी को शायद इतने सारे रिकमेंडेशंस गए होंगे मेरे लिए,
और हम मिल भी चुके थे। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही हूँ, तो आप करेंगी क्या मेरे साथ फिल्म? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब ये चीज़ कंटिन्यू होने वाली है। तो मुझे उसके बाद लगा कि अगर सीमा जी भी मुझे बुला रही हैं तो शायद, लेकिन अभी भी मेरा यही है कि जो आएगा मैं करूँगी, नहीं आएगा बैठूंगी आराम से। अच्छा, ये तो हुआ अभिनय का मामला, लेकिन जो संगीत जिससे आपका शुरू से ही जुड़ाव रहा है, उसमें कभी कोई मुकाम बनाने की, जबकि आपकी शादी भी एक ऐसी जगह हुई जहाँ पर संगीत की मतलब समझ लीजिए कि सुबह रियाज से शुरू हो और शाम रात गाने से ख़त्म हो, तो ऐसे में आपने गाने की तरफ आपने कोई करियर बनाने की नहीं सोची? नहीं, क्योंकि मैं बचपन से रेडियो वगैरह पे बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी, कुछ परफॉर्मेंस भी करती थी, स्टेज पे भी गाती थी। जैसे एक गाना मुझे अभी तक याद है, मक्खी ओ मक्खी ओ मक्खी, जब भी हम कुछ खाने बैठे तू भी उड़ती आई, तू भी उड़ती आई, बिना बुलाए मेहमानों से बिल्कुल ना शर्माई, बिल्कुल ना शर्माई, चीज कौन सी हमसे पहले थी तूने ना चखी, मक्खी ओ मक्खी ओ मक्खी। वाह तो वाह बचपन में बहुत खूबसूरत ये गाने हमने गाए रेडियो पे, तो अलग ही ताल्लुक था। लेकिन शादी के बाद मेरा वो जो एक एंथुजियाज्म था, जो एक एम्बिशन था अपने लिए, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। क्यों? बस हो गया कि मुझे अपने हस्बैंड को देखना, और फिर मेरा सारा फोकस उनके करियर पे आ गया कि मेरा ध्यान सारा इस तरफ था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लिए गज़लें पढ़ना है, गज़लें चुनना है। फिर बच्चा आ गया, हम बॉम्बे में थे, बॉम्बे में आए जब मेरा बेटा 1 साल का था, तो उसकी जिम्मेदारी थी, और समहाउ मुझे गाने की इतनी एम्बिशन ख़त्म हो गई। क्या इसकी वजह ये थी कि दिन भर गाना सुनते रहना, तो अपने लिए गाने का कहीं कोई मन ही नहीं रह गया? इन ए वे, पर ज़रा अलग से, क्योंकि मैं गाने के ही माहौल में हूँ। तो सुबह से हम रियाज सुन रहे हैं, जैसा आपने बोला, सारा दिन गाना ही चलता है, और मुझे घर पे रियाज करने से या गाना गाने से या अपने दोस्तों में गाना गाने से चंदन जी ने कभी नहीं रोका। तो गाने की कमी कभी महसूस नहीं हुई। बस इसलिए ये तो ऐसा नहीं लगा कि मैं जाके कहीं गाऊँ, मैं तो घर में बैठ के गा ही रही हूँ। जब देखते हैं हारमोनियम पकड़ के हम लोग गाना शुरू कर देते हैं। बेटे को भी पहली बार सरगम सिखाई तो मैंने सिखाई, तो मैं सिंगर नहीं हूँ ऐसा कभी आया नहीं ध्यान में। अच्छा यामिनी जी, ये बताइए कि चंदन जी से जो आपका विवाह हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। ये मतलब घर वालों की तय की हुई शादी थी? एक तरह से दोनों चीज़ें थी। मेरी मम्मी से इनकी मुलाकात हुई थी दूरदर्शन में, तो वहाँ पे मम्मी ने इनको बोला कि भाई मेरी बेटी गाती है, क्योंकि वो मेरे फादर भी गाते ही थे। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं आऊँगा घर पे, और एक दिन ये आ गए घर पे। तो आए थे तो मुझे गाना सिखाने के लिए आए थे, और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और एग्री किया कि ठीक है मैं आके तुम्हें सिखाऊंगा गाना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ये पसंद है और मेरी मम्मी को भी ये पसंद थे मेरे लिए। अच्छा। कि वो भी ऐसा ही सपना देख रही थी कि अगर चंदन जैसा दामाद हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही बात आगे बढ़ गई और सब चीज़ें हो गई, और मेरी शादी तय भी हुई। तो दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन के जो कैफेटेरिया था वहाँ पे बैठ के मेरी शादी की डेट तय हुई थी। क्या बात है। वहीं पर मुंह मीठा कराया गया कैफेटेरिया जी से? बिल्कुल। मैं आइसक्रीम खा रही थी, और मेरी मम्मी और चंदन जी और इनके दोस्त थे बहुत बड़े शायर अमीर गजलबाश, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि अभी बहुत देर करने की ज़रूरत नहीं, बस इस डेट को दे दिया, 12 मार्च शादी कर दो। अच्छा। और बस इस तरह से डेट फिक्स हो गई। यामिनी जी, आपने इतनी जो महत्वपूर्ण घटना हुई जीवन की, उसमें भी आप आइसक्रीम खाते हुए आपने यूं ही, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत मस्त मौला सा स्वभाव रहा आपका, बहुत जिंदगी को उसी तरह से लेने का कि जैसे वो आ रही है बस उसे लेते जाएं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की चीज़ें प्लान नहीं करती। जो आता है सामने, जो है, जो मोमेंट है, उसी में डील करना है। सिर्फ ये बात ज़रूर थी इसमें कि चंदन जी जब हमारे घर आना शुरू हुए तो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पता चल गया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस आदमी के साथ बितानी है। मुझे वो बहुत पसंद है, और मुझे पता था कि अगर या तो इनसे मेरी शादी होगी और या फिर मैं पूरी ज़िंदगी इनको जो है मिस करूँगी, मुझे पता था। तो वो एक अंदर की चीज़ होती है जो मुझे
15 दिन के अंदर अंदर पता चल गया। ना मैंने मम्मी को कुछ बोला, ना मैंने इनको कुछ बोला। उस वक्त आपको याद है मैं तो सिर्फ 16 साल की थी जब ये जिंदगी में आए। तो बस वही एक बात थी जो है मैंने सोच के रखी थी, पर उसके बाद बहुत ज्यादा लंबी चीजें मैं नहीं सोचती। अच्छा, तो गाना वाना कुछ सीखा या नहीं? मैं तो तब से इनसे सीख ही रही हूँ। मैं तो तब से ही सीख रही हूँ। अगर मैं आज भी अगर घर में बैठ के हारमोनियम लेके मैं अगर गा रही हूँ और वो अपना कुछ काम कर रहे हैं दूसरे कमरे से, तो वहाँ से आवाज़ आ जाती है, नहीं ये सुर ठीक नहीं लगा, इसको दोबारा लगाओ। तो वो तालीम जो है वो तो चलती ही है। सच में संगीत एक ऐसी विरासत है जो बहुत मुश्किल से बहुत किस्मत वालों को ही मिलती है, लेकिन जिन्हें मिलती है वो जिंदगी भर साथ रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही वजह थी कि आपने चंदन दास जी को अपना जीवन साथी चुना? जी बिल्कुल। क्योंकि जब से एक हस्बैंड का कॉन्सेप्ट एक लड़की के दिमाग में जब आता है, तो मेरे दिमाग में जो हस्बैंड का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि वो गजल गाएगा जैसे मेरे फादर गाते हैं, और वो बहुत हैंडसम दिखेगा। और चंदन जी उसमें पूरी तरह से फिट बैठ गए। तो बस बहुत पर्सनल बात पूछ रही हूँ, कभी ईर्ष्या नहीं होती थी क्योंकि वो हैंडसम दिखते होंगे तो उनकी बहुत फैन मेल होगी? नहीं, ईर्ष्या क्या, ये तो प्राउड की बात थी कि जो फैन मेल है, लेकिन वो आदमी तो मेरा है। अच्छा, जैसे ऐसा होता है कि कोई कवि जो है उसकी शादी होती है तो पत्नी कहती है कि मेरे लिए कौन सी कविता लिखी है, तो ऐसा कोई गीत जो कि खास तौर से चंदन जी ने आपके लिए, कोई गजल आपके लिए कंपोज की हो और आप और वो दोनों मिलकर साथ गाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो भी गजलें करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। मुझे आज तक उन्होंने नहीं बोला कि ये तुम्हारे लिए खास तौर पे कंपोज की है। और कोई ऐसी गजल या गीत जो कि आप खास तौर से चंदन जी के लिए आपने सोच के उनके लिए बाकायदा गाई हो या सीखी हो? नहीं, म्यूजिक का हमारा कनेक्शन ऐसा है ना कि उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उनका सारा म्यूजिक मेरा है और हम दोनों का है जो कुछ भी है। क्या बात है। संगीत की इतनी सारी बातें हो चुकी हैं और मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी जो कि गा भी सकती है, तो मतलब ये तो बनता ही है कि मैं उनसे ये अनुरोध करूं कि वो कुछ गुनगुना दें। चंदन जी की एक गज़ल मुझे बहुत पसंद है। मैं थोड़ा गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं रियाज नहीं करती हूँ, तो गला कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो आप माफ़ कीजिएगा। आखिर ख़याल अपना बदलना पड़ा हमें, आखिर ख़याल अपना बदलना पड़ा हमें, दुनिया के साथ साथ ही चलना पड़ा हमें। क्या बात है, बहुत खूब। इनसे मिलिए कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री यामिनी दास से राजुल अशोक की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। इसका दूसरा भाग अगले हफ्ते। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा महेश वर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब इजाजत दीजिए,